मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और 185 बीसी तक ढीले ढाले फैशन में मौजूद था। मौर्य साम्राज्य भारत गंगा के मैदान की विजय से केंद्रीकृत था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर थी, जो इसे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन लगभग 268-232 बीसी के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहर केंद्रों और धमनियों को नियंत्रित किया। अशोक के शासन के बाद लगभग 50 वर्षों तक इसमें गिरावट आई और 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की सहायता से एक सेना खड़ी की और नंद साम्राज्य को सी में उखाड़ फेंका। 322 सिकंदर महान द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त ने मध्य और पश्चिमी भारत में पश्चिम की ओर तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया और 317 बीसी तक साम्राज्य ने पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी भारत पर कब्जा कर लिया था। मौर्य साम्राज्य ने तब सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के दौरान एक डाइडोचस और सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक सेल्यूकस को हराया। इस प्रकार सिंधु नदी के पश्चिम में क्षेत्र का अधिग्रहण किया। मौर्यों के तहत आंतरिक और बाहरी व्यापार, कृषि और आर्थिक गतिविधियां, वित्त, प्रशासन और सुरक्षा की एकल और कुशल प्रणाली के निर्माण के कारण पूरे दक्षिण एशिया में फली फूली और विस्तारित हुई। मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ग्रैंड ट्रंक रोड का एक अग्रदूत बनाया। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य ने अशोक के तहत लगभग आधी शताब्दी के केंद्रीकृत शासन का अनुभव किया। अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने और बौद्ध मिशनरियों के प्रायोजन ने श्रीलंका, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में उस विश्वास के विस्तार की अनुमति दी। मौर्य काल के दौरान दक्षिण एशिया की जनसंख्या 15 से 30 मिलियन के बीच आंकी गई है। गंगा के मैदान के इंडो आर्यन लोगों में, जिन्हें मौर्य साम्राज्य ने जीत लिया था, जाति व्यवस्था को मजबूत किया गया था और महिलाओं के अधिकारों में गिरावट आई थी। हालांकि इन विकासों ने उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों को प्रभावित नहीं किया। साम्राज्य के प्रभुत्व की अवधि कला, वास्तुकला, शिलालेखों और निर्मित ग्रंथों में असाधारण रचनात्मकता द्वारा चिन्हित की गई थी। पुरातत्व की दृष्टि से दक्षिण एशिया में मौर्य शासन का काल उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW) के युग में आता है। अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख मौर्य काल के लिखित अभिलेखों के प्राथमिक स्रोत हैं। सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है। शब्द साधन मौर्य नाम अशोक के शिलालेखों या मैगस्थनीज के इंडिका जैसे समकालीन ग्रीक खातों में नहीं मिलता है, लेकिन यह निम्नलिखित स्रोतों से प्रमाणित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक शिलालेख सी 150 सी नामों के लिए मौर्य उपसर्ग करता है। चंद्रगुप्त और अशोक पुराण सी 4वीं शताब्दी सी या उससे पहले मौर्य को वंशवादी पदवी के रूप में उपयोग करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त शाक्य के मौर्य कबीले से संबंधित थे, जिस जनजाति के गौतम बुद्ध थे। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शाही अधीक्षक मयूर पोषक के पुत्र थे। तमिल संगम साहित्य भी उन्हें मौर्यार के रूप में नाम करता है और नंदों के बाद उनका उल्लेख करता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी के कुंतला शिलालेख बंदनिक के उत्तरी मैसूर शहर से कालक्रम के अनुसार मौर्य को इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख दूसरी पहली शताब्दी सा पूर्व में मौर्य काल के रूप में मौर्य साम्राज्य के युग का उल्लेख है, लेकिन यह पठन विवादित है। अन्य विद्वान जैसे एपिग्राफिस्ट DC सरकार वाक्यांश को मुखिया काला के रूप में पढ़ते हैं। प्रमुख कला बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य राजाओं के पूर्वज ऐसे क्षेत्र में बसे थे जहां मोरपाली में मोरा प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए उन्हें मौर्य के रूप में जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोरों के स्थान से संबंधित। एक अन्य बौद्ध खाते के अनुसार इन पूर्वजों ने मौर्य नगर मौर्य शहर नामक एक शहर का निर्माण किया था, जिसे तथाकथित कहा जाता था क्योंकि यह मोर की गर्दन की तरह रंगीन ईंटों के साथ बनाया गया था। जैसा कि बौद्ध और जैन परंपराओं में उल्लेख किया गया है, राजवंश का मोरों से संबंध पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट होता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ पर मोर की आकृतियां और सांची के महान स्तूप पर कई मूर्तियां पाई जाती हैं। इस साक्ष्य के आधार पर आधुनिक विद्वानों का मानना कि मोर राजवंश का प्रतीक हो सकता है। कुछ बाद के लेखकों
जैसे धुंधीराज मुद्राक्षस पर एक टिप्पणीकार और विष्णु पुराण के एक व्याख्याकार कहते हैं कि मौर्य शब्द मुरा और पहले मौर्य राजा की मां से लिया गया है। हालांकि पुराणों में स्वयं मुरा का कोई उल्लेख नहीं है और नंदा और मौर्य राज वंशों के बीच किसी भी संबंध की बात नहीं करते हैं। धुंधीराजा शब्द की व्युत्पत्ति उनका अपना आविष्कार प्रतीत होता है। संस्कृत के नियमों के अनुसार स्त्री नाम मुरा ist मुरा का व्युत्पन्न मौर्य होगा। मौर्य शब्द केवल मर्दाना मुरा से लिया जा सकता है। इतिहास संस्थापक मौर्य साम्राज्य से पहले नंदा साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। नंद साम्राज्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के कारण एक बड़ा सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली साम्राज्य था। कई किंवदंतियों के अनुसार चाणक्य ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मगध की यात्रा की, जहां चाणक्य ने एक मंत्री के रूप में नंदों के लिए काम किया। हालांकि नंद वंश के सम्राट धननंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया था और चाणक्य ने बदला लेने की कसम खाई थी और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा और एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए तक्षशिला शिक्षा का एक उल्लेखनीय केंद्र चला गया। अपनी एक यात्रा में चाणक्य ने कुछ युवकों को ग्रामीण खेल खेलते हुए देखा, जो एक घिसे पिटे युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। वह युवा चंद्रगुप्त से प्रभावित थे और उनमें राजसी गुणों को देखा जो शासन करने के योग्य थे। इस बीच सिकंदर महान अपने भारतीय अभियानों का नेतृत्व कर रहा था और पंजाब में प्रवेश किया। उनकी सेना ने ब्यास नदी पर विद्रोह कर दिया और दूसरी सेना के सामने आने पर पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर बाबुल लौट आया और सिंधु नदी के पश्चिम में अपने अधिकांश सैनिकों को फिर से तैनात कर दिया। 323 BC में बाबुल में सिकंदर की मृत्यु के तुरंत बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के नेतृत्व में ग्रेटर पंजाब क्षेत्र में हुई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए थे और उन्हें राज्य कला और शासन के बारे में सिखाया गया था। एक सेना की आवश्यकता चंद्रगुप्त ने यौधेय जैसे स्थानीय सैन्य गणराज्यों को भर्ती किया और कब्जा कर लिया, जिन्होंने सिकंदर साम्राज्य का विरोध किया था। मौर्य सेना तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन गई। मौर्य सेना ने तब मैसेडोनिया के लोगों द्वारा स्थापित क्षत्रपों पर विजय प्राप्त कर। प्राचीन यूनानी इतिहासकारों नियर्चिस, ओनेसिक्ट्रियस और अरिस्टोबुलस ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की है। यूनानी सेनापतियों यूडेमिस और पीथन ने लगभग 317 BC तक सिंधु घाटी में शासन किया, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से, जो अब उनके सलाहकार थे, ने ग्रीक राज्यपालों से लड़ाई लड़ी और उन्हें खदेड़ दिया और बाद में सिंधु घाटी को नियंत्रण में ले आए। मगध में सत्ता की उनकी नई सीट। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश रहस्य और विवाद में डूबा हुआ है। एक तरफ विशाखदत्त द्वारा नाटक मुद्रा राक्षस की सिग्नेट रिंग राक्षस मगध के प्रधानमंत्री थे, जैसे कई प्राचीन भारतीय खाते उनके शाही वंश का वर्णन करते हैं और यहाँ तक उन्हें नंद परिवार से जोड़ते हैं। मौर्य के रूप में जाने जाने वाले एक क्षत्रिय वंश का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों महापरिनिब्बाण सूत्र में किया गया है। हालांकि आगे के ऐतिहासिक सबूतों के बिना कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। चंद्रगुप्त पहली बार ग्रीक खातों में सेंड्रोकोटोस के रूप में उभरे हैं। कहा जाता है कि एक युवा के रूप में उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। कहा जाता है कि चाणक्य ने नंद राजा से मुलाकात की, उन्हें नाराज किया और बाल बाल बच गए। मगध की विजय चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध की गद्दी संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने खुफिया नेटवर्क का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त ने मगध और अन्य प्रांतों से कई युवकों को इकट्ठा किया। राजा धनानंदा के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से परेशान पुरुष, साथ ही उनकी सेना के लिए लड़ाई की लंबी श्रृंखला लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन। इन लोगों में तक्षशिला के पूर्व सेनापति, चाणक्य के निपुण छात्र, राजा पर्वतक के प्रतिनिधि, उनके पुत्र मलयकेतु और छोटे राज्यों के शासक शामिल थे। मैसेडोनियन भारतीय स्रोतों में योना या यवन के रूप में वर्णित ने नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य के सशस्त्र विद्रोह में अन्य समूहों के साथ भाग लिया हो सकता है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के साथ साथ जैन कार्य पेरिसिस्ट परवीन हिमालय के राजा पर्वतक के साथ चंद्रगुप्त के गठबंधन की बात करते हैं, जिसे अक्सर पोरस के साथ पहचाना जाता है। हालांकि यह पहचान सभी इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। इस हिमालयी गठबंधन ने चंद्रगुप्त को यवन, यूनानी, कंबोज, शक, सीथियन, किरात, हिमालयी, परासिका, फारसी और बहलिका बैक्ट्रियन से बनी एक समग्र और शक्तिशाली सेना दी, जिन्होंने पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है, को ले लिया।
फूलों का पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की तैयारी करते हुए मौर्य एक रणनीति के साथ आए। एक युद्ध की घोषणा की गई और मौर्य की सेना के साथ जुड़ने के लिए मगध सेना को शहर से दूर युद्ध के मैदान में खींचा गया। मौर्य के सेनापति और जासूसों ने इस बीच नंदा के भ्रष्ट सेनापति को रिश्वत दी। वह राज्य में गृहयुद्ध का माहौल बनाने में भी कामयाब रहा, जिसकी परिणति सिंहासन के उत्तराधिकारी की मृत्यु के रूप में हुई। चाणक्य लोकप्रिय भावना पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। अंततः नंद ने इस्तीफा दे दिया, चंद्रगुप्त को सत्ता सौंपते हुए और निर्वासन में चले गए और फिर कभी नहीं सुना गया। चाणक्य ने प्रधानमंत्री राक्षसों से संपर्क किया और उन्हें समझा दिया कि उनकी वफादारी मगध के प्रति थी, न कि नंद वंश के प्रति, और जोर देकर कहा कि वह पद पर बने रहें। चाणक्य ने यह भी दोहराया कि विरोध करने का चुनाव एक युद्ध शुरू करेगा जो मगध को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और शहर को नष्ट कर देगा। राक्षस ने चाणक्य के तर्क को स्वीकार कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को वैध रूप से मगध के नए राजा के रूप में स्थापित किया गया। राक्षस चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार बन गए और चाणक्य ने एक बड़े राजनेता का पद ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिम भारत में क्षत्रपों को लेने के लिए 305 बीसी में कई अभियानों का नेतृत्व किया। जब सिकंदर की शेष सेनाएं पश्चिम की ओर लौट रही थीं, तो सेल्यूकस I निकेटर ने इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़। प्राचीन स्रोतों से अभियानों के अधिक विवरण ज्ञात नहीं हैं। सेल्यूकस हार गया और अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में पीछे हट गया। दोनों शासकों ने 303 बीसी में एक वैवाहिक गठबंधन सहित एक शांति संधि का समापन किया। अपनी शर्तों के तहत चंद्रगुप्त ने पारोपमिसादे, कंबोज और गांधार और अर्चोसिया कंधार और गैड्रोसिया बलूचिस्तान के क्षत्रप प्राप्त किए। सेल्यूकस प्रथम को 500 युद्ध के हाथी मिले, जिनकी 301 बीसी में इप्सिस की लड़ाई में पश्चिमी हेलेनिस्टिक राजाओं के खिलाफ उनकी जीत में निर्णायक भूमिका थी। राजनयिक संबंध स्थापित किए गए और कई यूनानी, जैसे इतिहासकार मैग्स्थनीज, डीमाकोस और डायोनिसियस मौर्य दरबार में रहते थे। मैग्स्थनीज विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक उल्लेखनीय यूनानी राजदूत था। एरियन के अनुसार राजदूत मैग्स्थनीज सी 350 सी 290 बीसी अर्कोसिया में रहते थे और पाटलिपुत्र की यात्रा करते थे। मैग्स्थनीज ने मौर्य समाज के स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में वर्णन से सेल्यूकस को आक्रमण से बचने का एक साधन दिया, हालांकि सेल्यूकस के निर्णय में सफलता की असंभवता थी। बाद के वर्षों में सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों ने लौटने वाले यात्रियों के समान खातों के आधार पर साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में एक प्रशासन के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की, जो मैग्स्थनीज के अनुसार 64 फाटकों और 570 टावरों द्वारा छेदी गई लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। एलियन हालांकि स्पष्ट रूप से मैग्स्थनीज का हवाला नहीं देते और न ही पाटलिपुत्र का उल्लेख करते हुए भारतीय महलों को फारस के सुसा या एकबटाना के वैभव में श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसा लगता है कि शहर की वास्तुकला में उस समय के फारसी शहरों के साथ कई समानताएं थीं। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के शासन को दक्षिणी भारत की ओर बढ़ाया। संगम साहित्य के प्रसिद्ध तमिल कवि मामुलानार ने वर्णन किया कि कैसे दक्कन के पठार के दक्षिण के क्षेत्रों में, जिसमें तमिल देश शामिल था, मौर्य सेना द्वारा कर्नाटक के सैनिकों का उपयोग करके आक्रमण किया गया था। मामुलानार का कहना है कि विडुगर तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र कर्नाटक क्षेत्रों में रहने वाले लोग ने मौर्य सेना के मोहरा का गठन किया। उनके दरबार में एक यूनानी राजदूत भी था, जिसका नाम डिमेचिस था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया और जस्टिन ने यह भी देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के कब्जे में था। इन खातों की पुष्टि तमिल संगम साहित्य से होती है, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के पोडियल पहाड़ी पर अपने दक्षिण भारतीय सहयोगियों के साथ मौर्य आक्रमण और उनके प्रतिद्वंद्वियों की हार का उल्लेख है। ने अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन शिक्षक भद्रबाहु का अनुसरण किया। कहा जाता है कि सालेलेखन की जैन प्रथा के अनुसार वह मृत्यु के उपवास से पहले कई वर्षों तक श्रवणबेलगोला में एक तपस्वी के रूप में रहे थे। बिंदुसार का जन्म मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के यहाँ हुआ था। यह विभिन्न पुराणों और महावंश सहित कई स्रोतों से प्रमाणित है। उन्हें बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश बिंदुसरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। जैन ग्रंथ जैसे परिशिष्ट पर्वन, साथ ही हिंदू ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण बिंदुसार। 12वीं शताब्दी के जैन लेखक हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। कुछ ग्रीक स्रोतों में उनका उल्लेख एमिट्रोचेट्स
या इसकी विविधताओं के नाम से भी किया गया है। इतिहासकार उपिंदर सिंह का अनुमान है कि बिंदुसार 297 बीसी के आसपास सिंहासन पर चढ़ा। बिंदुसार केवल 22 वर्ष का था, उसे एक बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था, जिसमें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ साथ भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्से शामिल थे। बिंदुसार ने इस साम्राज्य को भारत के दक्षिणी भाग तक फैलाया, जहां तक अब कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के तहत 16 राज्यों को लाया और इस तरह लगभग सभी भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की भूमि, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। बिंदुसार ने चोलों के मैत्रीपूर्ण तमिल राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिन पर राजा इलमसिटनी, पांड्य और चेर शासन करते थे। इन दक्षिणी राज्यों के अलावा कलिंग, आधुनिक ओडिशा, भारत का एकमात्र राज्य था जो बिंदुसार के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। बाद में इसे उनके पुत्र अशोक ने जीत लिया, जिन्होंने अपने पिता के शासनकाल के दौरान उज्जैनी के वायसराय के रूप में कार्य किया, जो शहर के महत्व पर प्रकाश डालता है। बिंदुसार के जीवन को उसके पिता चंद्रगुप्त या उसके पुत्र अशोक के जीवन के रूप में अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है। चाणक्य ने अपने शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखा। मध्ययुगीन तिब्बत विद्वान तारानाथ के अनुसार, जिन्होंने भारत का दौरा किया, चाणक्य ने बिंदुसार को 16 राज्यों के रईसों और राजाओं को नष्ट करने और इस तरह पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के बीच के क्षेत्र का पूर्ण स्वामी बनने में मदद की। उसके शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने 2 बार विद्रोह किया। प्रथम विद्रोह का कारण उसके ज्येष्ठ पुत्र सुसीमा का कुशासन था। दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, लेकिन बिंदुसार अपने जीवन काल में इसे दबा नहीं सका। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने इसे कुचल दिया था। बिंदुसार ने हेलेनिक दुनिया के साथ मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंध बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डिमेट्रियस सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। डियोडोरस कहता है कि पालिबोथरा के राजा पाटलिपुत्र, मौर्यकालीन राजधानी, ने एक यूनानी लेखक इम्बुलस का स्वागत किया। इस राजा को आमतौर पर बिंदुसार के रूप में पहचाना जाता है। प्लिनी का कहना है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक दूत को भारत भेजा था। शैलेंद्र नाथ सेन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिंदुसार के शासनकाल के दौरान हुआ था। अपने पिता चंद्रगुप्त, जो बाद में जैन धर्म में परिवर्तित हो गए, के विपरीत बिंदुसार आजीविका संप्रदाय में विश्वास करते थे। बिंदुसार के गुरु पिंगलवित्स जनासन आजीविका संप्रदाय के ब्राह्मण थे। बिंदुसार की पत्नी रानी सुभद्रांगी रानी धर्म अगमाहेसी चंपा, वर्तमान भागलपुर जिले से आजीविका संप्रदाय की एक ब्राह्मण भी थी। बिंदुसार को ब्राह्मण मठों, ब्राह्मण भट्टों को कई अनुदान देने का श्रेय दिया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु 270 बीसी में हुई थी। उपिंदर सिंह के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। एलेन डेनियलो का मानना कि 274 बीसी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। शैलेंद्र नाथ सेन का मानना कि उनकी मृत्यु लगभग 272 बीसी हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के 4 साल के संघर्ष के बाद उनका पुत्र अशोक 268 बीसी में सम्राट बना। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 28 वर्ष तक राज्य किया। वायु पुराण, जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को भद्रसार के रूप में नामित करता है, में कहा गया है कि उन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। अशोक, एक युवा राजकुमार के रूप में, अशोक आर 272 बीसी एक शानदार सेनापति था जिसने उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोहों को कुचल दिया था। सम्राट के रूप में वे महत्वाकांक्षी और आक्रामक थे। उन्होंने दक्षिणी और पश्चिमी भारत में साम्राज्य की श्रेष्ठता पर फिर से जोर दिया, लेकिन यह उनकी कलिंग की विजय 262 बीसी थी जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। अशोक ने कलिंग का उपयोग एक बड़े क्षेत्र पर एक किलेबंदी का निर्माण करके और इसे एक कब्जे के रूप में सुरक्षित करने के लिए किया। हालांकि अशोक की सेना शाही सैनिकों और नागरिक इकाइयों के कलिंग बलों को भारी करने में सफल रही। अनुमानित 100,000 सैनिक और नागरिक उग्र युद्ध में मारे गए, जिनमें अशोक के अपने पुरुषों के 10,000 से अधिक शामिल थे। युद्ध के विनाश और नतीजे से सैकड़ों हजारों लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तबाही देखी, तो अशोक को पछतावा होने लगा। यद्यपि कलिंग का विलय पूरा हो गया था, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और युद्ध और हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने मिशनरियों को एशिया की यात्रा करने और बौद्ध धर्म को अन्य देशों में फैलाने के लिए भेजा।
अशोक ने शिकार और हिंसक खेल गतिविधि पर प्रतिबंध लगाकर और गिरमिटिया और जबरन श्रम को समाप्त करके हिंसा के सिद्धांतों को लागू किया। युद्ध से तबाह कलिंग में हजारों लोगों को कठिन श्रम और दास्ता में मजबूर किया गया था, जबकि उन्होंने शांति बनाए रखने और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाए रखी। अशोक ने पूरे एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विस्तार किया और उन्होंने बौद्ध मिशनों को प्रायोजित किया। उन्होंने देश भर में का बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण अभियान चलाया। 40 वर्षों से अधिक की शांति, सद्भाव और समृद्धि ने अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे सफल और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बना दिया। वह आधुनिक भारत में प्रेरणा के आदर्श व्यक्ति बने हुए हैं। पत्थर में अंकित अशोक के शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। पश्चिम से लेकर अफगानिस्तान तक और दक्षिण में आंध्र नेल्लौर जिला तक अशोक के शिलालेखों में उनकी नीतियों और उपलब्धियों का उल्लेख है। हालांकि मुख्य रूप से प्राकृत में लिखा गया था, उनमें से 2 ग्रीक में लिखे गए थे और एक ग्रीक और अरामी दोनों में लिखा गया था। अशोक के शिलालेखों में यूनानियों, कंबोजों और धारों का उल्लेख ऐसे लोगों के रूप में किया गया है जो उसके साम्राज्य के सीमांत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। वे यह भी प्रमाणित करते हैं कि अशोक ने भूमध्य सागर तक पश्चिम में यूनानी शासकों को दूत भेजे थे। शिलालेखों में उस समय के यूनानी जगत के प्रत्येक शासक का नाम ठीक ठीक बताया गया है, जैसे एम्टियोकोनी, टोकस, तुलमाया, टोलेमी, अम्टिकिनी, एंटीगोनोस, माका, मगास और अलिकासुदरो सिकंदर को अशोक के धर्मांतरण के प्राप्तकर्ता के रूप में। भारत और ग्रीस के केंद्र लगभग 4000 मील के बीच की दूरी के अनुरूप एडिक्ट्स अपने क्षेत्र 600 योजन दूर, 1 योजन लगभग 7 मील का सटीक रूप से पता लगाते हैं। पतन अशोक के बाद 50 वर्षों तक कमजोर राजाओं का उत्तराधिकारी बना रहा। वह दशरथ मौर्य द्वारा सफल हुआ, जो अशोक के पोते थे। उसके बाद अशोक का कोई भी पुत्र गद्दी पर नहीं बैठा। महेंद्र, उनका पहला जन्म, दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाला था। कुणाल मौर्य अंधे थे, इसलिए सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते थे और कौरवकी के पुत्र तिवला की मृत्यु अशोक से भी पहले हो गई थी। एक और बेटा, जालौका, उसके पीछे ज्यादा कहानी नहीं है। साम्राज्य ने दशरथ के अधीन कई क्षेत्रों को खो दिया, जिसे बाद में कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा फिर से जीत लिया गया। संप्रति के बाद मौर्यों ने धीरे धीरे कई क्षेत्रों को खो दिया। 180 बीसी में बृहद्रथ मौर्य बिना किसी उत्तराधिकारी के सैन्य परेड में अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे गए थे। इसलिए महान मौर्य साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया, जिससे शुंग साम्राज्य को जन्म मिला। पतन के लिए उन्नत कारणों में अशोक मौर्य के बाद कमजोर राजाओं का उत्तराधिकार, साम्राज्य का 2 में विभाजन, साम्राज्य के भीतर कुछ क्षेत्रों की बढ़ती स्वतंत्रता, जैसे कि सोफागासेनस द्वारा शासित एक शीर्ष भारी प्रशासन जहां अधिकार पूरी तरह से था कुछ व्यक्तियों के हाथ, किसी भी राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, साम्राज्य का शुद्ध पैमाना इसे बोझिल बना रहा है, और ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य द्वारा आक्रमण। कुछ इतिहासकारों, जैसे H.C. रायचौधरी ने तर्क दिया है कि अशोक के शांतिवाद ने मौर्य साम्राज्य की सैन्य रीढ़ को कमजोर कर दिया। रोमिला थापर जैसे अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि उनके शांतिवाद की सीमा और प्रभाव बेहद अतिरंजित किया गया है। शुंग तख्तापलट, अशोकवदान जैसे बौद्ध अभिलेख लिखते हैं कि बृहद्रथ की हत्या और शुंग साम्राज्य के उदय ने बौद्धों के लिए धार्मिक उत्पीड़न की लहर और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। सर जॉन मार्शल के अनुसार उत्पीड़न के मुख्य लेखक पुष्यमित्र हो सकते हैं, हालांकि बाद में शुंग राजा बौद्ध धर्म के अधिक समर्थक प्रतीत होते हैं। अन्य इतिहासकारों, जैसे इटने लामोटे और रोमिला थापर, ने तर्क दिया है कि बौद्धों के उत्पीड़न के आरोपों के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य की कमी है और अत्याचारों की सीमा और परिमाण को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इंडो यूनानी साम्राज्य की स्थापना, मौर्यों के पतन ने खैबर दर्रे को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया और विदेशी आक्रमण की एक लहर चल पड़ी। ग्रीको बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ब्रेकअप पर पूंजीकृत हुआ और उसने 180 बीसी के आसपास दक्षिणी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जिससे इंडो यूनानी साम्राज्य का निर्माण हुआ। इंडो यूनानी ट्रांस इंडस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे और लगभग 1 सदी तक मध्य भारत में प्रवेश करेंगे। उनके अधीन बौद्ध धर्म फला फूला और उनके राजाओं में से एक, मेनेंडर, बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। उसे सगला की एक नई राजधानी स्थापित करनी थी, जो आधुनिक शहर सियालकोट था। हालांकि उनके डोमेन की सीमा और उनके शासन की लंबाई बहस का विषय है। मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि उन्होंने उपमहाद्वीप में मसीह के जन्म तक जोत बनाए रखी।
हालांकि शुंग, सातवाहन और कलिंग जैसी स्वदेशी शक्तियों के खिलाफ उनकी सफलताओं की सीमा स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है कि सीथियन जनजातियों, जिनका नाम बदलकर इंडो सीथियन रखा गया, ने लगभग 70 ईसा पूर्व से इंडो यूनानियों के निधन के बारे में बताया और भूमि को बरकरार रखा। ट्रांसिंडस, मथुरा और गुजरात के क्षेत्र में प्रशासन। साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, पाटलिपुत्र में शाही राजधानी के साथ। अशोक के अभिलेखों से 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम तोसाली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, सुवर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में हैं। प्रांतीय प्रशासन का मुखिया कुमार शाही राजकुमार था, जो प्रांतों को राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासित करता था। कुमार को महामात्य और मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। यह संगठनात्मक संरचना सम्राट और उनके मंत्रिपरिषद के साथ शाही स्तर पर परिलक्षित होती थी। मौर्यों ने एक अच्छी तरह से विकसित सिक्का ढलाई प्रणाली की स्थापना की। सिक्के दातर चांदी और तांबे के बने होते थे। कुछ सोने के सिक्के भी प्रचलन में थे। सिक्कों का व्यापक रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग किया जाता था। इतिहासकारों का मानना कि साम्राज्य का संगठन अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा वर्णित व्यापक नौकरशाही के अनुरूप था, एक परिष्कृत सिविल सेवा नगरपालिका स्वच्छता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक सब कुछ नियंत्रित करती थी। साम्राज्य का विस्तार और रक्षा लौह युग के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक होने के कारण संभव हुआ। मैग्स्थनीज के अनुसार साम्राज्य में अनुयायियों और परिचारकों के अलावा 600,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 8,000 रथ और 9,000 युद्ध हाथियों की सेना थी। एक विशाल जासूसी प्रणाली ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा उद्देश्यों दोनों के लिए खुफिया जानकारी एकत्र की। आक्रामक युद्ध और विस्तारवाद को त्यागने के बाद अशोक ने साम्राज्य की रक्षा के लिए और पश्चिम और दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति स्थापित करने के लिए इस बड़ी सेना को बनाए रखना जारी रखा। हालांकि बड़े हिस्से मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में थे, सूचना और शाही संदेश का प्रसार सीमित था क्योंकि कई हिस्से दुर्गम थे और साम्राज्य की राजधानी से बहुत दूर स्थित थे। अर्थशास्त्र और मैग्स्थनीज पाटलिपुत्र के लेख मौर्य साम्राज्य द्वारा अपने शहरों पर शासन करने के लिए बनाई गई जटिल नगरपालिका प्रणाली का वर्णन करते हैं। 30 आयुक्तों से बना एक शहर का वकील 6 समितियों या बोर्डों में विभाजित था जो शहर को नियंत्रित करते थे। पहले बोर्ड ने मजदूरी तय की और प्रदान की गई वस्तुओं की देखभाल की। दूसरे बोर्ड ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए व्यवस्था की। तीसरे बोर्ड ने रिकॉर्डों पंजीकरण किए। चौथे ने निर्मित माल और वस्तुओं की बिक्री की देखभाल की। 5वें बोर्ड ने व्यापार को नियंत्रित किया, लाइसेंस जारी किए और वजन की जांच की और माप। 6ठे बोर्ड ने बिक्री कर एकत्र किया। तक्षशिला जैसे कुछ शहरों को अपने सिक्के जारी करने की स्वायत्ता थी। शहर के वकील में ऐसे अधिकारी होते थे जो सड़कों, सार्वजनिक भवनों, बाजारों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के रखरखाव जैसे लोक कल्याण की देखभाल करते थे। गांव का आधिकारिक मुखिया ग्रामिका, नगरिका नगरों में था। नगर अधिवक्ता के पास कुछ मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी थीं। अर्थव्यवस्था। दक्षिण एशिया में पहली बार राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा ने एक सामान्य आर्थिक प्रणाली और बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता के साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि की अनुमति दी। सैकड़ों राज्यों, कई छोटी सेनाओं, शक्तिशाली क्षेत्रीय सरदारों और आंतरिक युद्ध से जुड़ी पिछली स्थिति ने एक अनुशासित केंद्रीय सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। किसानों को क्षेत्रीय राजाओं से कर और फसल संग्रह के बोझ से मुक्त कर दिया गया। इसके बजाय अर्थशास्त्र में सिद्धांतों द्वारा सलाह दी गई राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित और सख्त लेकिन निष्पक्ष कराधान प्रणाली का भुगतान किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में एक ही मुद्रा की स्थापना की और क्षेत्रीय राज्यपालों और प्रशासकों के एक नेटवर्क और एक सिविल सेवा ने व्यापारियों, किसानों और व्यापारियों के लिए न्याय और सुरक्षा प्रदान की। मौर्य सेना ने डाकुओं के कई गिरोहों, क्षेत्रीय निजी सेनाओं और शक्तिशाली सरदारों का सफाया कर दिया, जिन्होंने छोटे क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मांग की थी। हालांकि राजस्व संग्रह में रेजिमेंटल, मौर्य ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सार्वजनिक कार्यों और जलमार्गों को प्रायोजित किया, जबकि भारत में आंतरिक व्यापार का विस्तार नई राजनीतिक एकता और आंतरिक शांति के कारण हुआ। भारत यूनानी मैत्री संधि के तहत और अशोक के शासनकाल के दौरान व्यापार के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विस्तार हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आधुनिक सीमा पर स्थित खैबर दर्रा बाहरी दुनिया के साथ व्यापार और संभोग का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। पश्चिम एशिया में यूनानी राज्य और यूनानी राज्य भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गए। व्यापार भी मलय प्रायद्वीप के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तारित हुआ। भारत के निर्यात में रेशम के सामान और वस्त्र,
मसाले और विदेशी खाद्य पदार्थ शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के साथ व्यापार के विस्तार के साथ बाहरी दुनिया को नए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का पता चला। अशोक ने हजारों सड़कों, जलमार्गों, नहरों, अस्पतालों, विश्राम गृहों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण को भी प्रायोजित किया। कराधान और फसल संग्रह के संबंध में कई अत्यधिक कठोर प्रशासनिक प्रथाओं में ढील ने पूरे साम्राज्य में उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद की। कई मायनों में मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कई सदियों बाद के रोमन साम्राज्य के समान है। दोनों के व्यापक व्यापारिक संबंध थे और दोनों में निगमों के समान संगठन थे। जबकि रोम में संगठनात्मक संस्थाएं थीं जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक राज्य संचालित परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाती थी, मौर्य भारत में कई निजी वाणिज्यिक संस्थाएं थीं। ये विशुद्ध रूप से निजी वाणिज्य के लिए मौजूद थे और मौर्य साम्राज्य से पहले ही विकसित हो गए थे। धर्म। साम्राज्य के प्रारंभिक काल में ब्राह्मणवाद एक महत्वपूर्ण धर्म था। मौर्यों ने ब्राह्मणवाद के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। जीविका जैसे छोटे धार्मिक संप्रदायों को भी संरक्षण प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेवानिवृत्त होने के बाद जैन धर्म का पालन किया, जब उन्होंने जैन भिक्षुओं का एक भटकते समूह में शामिल होने के लिए अपने सिंहासन और भौतिक संपत्ति को त्याग दिया। चंद्रगुप्त जैन मुनि आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संथारा आमरण उपवास के कठोर लेकिन आत्मशुद्धिकरण जैन अनुष्ठान का पालन किया। अशोक के पोते संप्रति ने भी जैन धर्म का संरक्षण किया। संप्रति सुहास्तिन जैसे जैन भिक्षुओं की शिक्षाओं से प्रभावित थे और कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत में 125,000 डेरासर बनाए। उनमें से कुछ अभी भी अहमदाबाद, वीरमगाम, उज्जैन और पलिताना शहरों में पाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अशोक की तरह ही संप्रति ने जैन धर्म के प्रसार के लिए ग्रीस, फारस और मध्य पूर्व में दूत और उपदेशक भेजे, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में कोई शोध नहीं हुआ है। इस प्रकार मौर्य शासन के तहत जैन धर्म एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। चंद्रगुप्त और संप्रति को दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में सैकड़ों हजारों मंदिर और स्तूप बनाए गए थे। साम्राज्य का केंद्र मगध भी बौद्ध धर्म का जन्मस्थान था। अशोक ने शुरू में ब्राह्मणवाद का पालन किया लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का पालन किया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विस्तारवाद और आक्रामकता को त्याग दिया और बल प्रयोग, गहन पुलिस व्यवस्था और कर संग्रह के लिए और विद्रोहियों के खिलाफ कठोर उपायों पर अर्थशास्त्र के कठोर निषेधाज्ञा को त्याग दिया। अशोक ने अपने पुत्र महिंदा और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में एक मिशन श्रीलंका भेजा, जिसका राजा तिसा बौद्ध आदर्शों से इतना प्रभावित था कि उसने स्वयं उन्हें अपनाया और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना दिया। अशोक ने पश्चिम में एशिया, ग्रीस और दक्षिण पूर्व एशिया में कई बौद्ध मिशन भेजे और मठों और स्कूलों के निर्माण के साथ साथ पूरे साम्राज्य में बौद्ध साहित्य का प्रकाशन शुरू किया। माना जाता है कि उन्होंने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जैसे कि सांची और महाबोधि मंदिर, और उन्होंने साइबेरिया सहित अफगानिस्तान, थाईलैंड और उत्तरी एशिया में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि की। अशोक ने भारत की तीसरी बौद्ध परिषद और दक्षिण एशिया के बौद्ध आदेशों को अपनी राजधानी के पास बुलाने में मदद की, एक परिषद जिसने बौद्ध धर्म के सुधार और विस्तार का बहुत काम किया। भारतीय व्यापारियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और मौर्य साम्राज्य में धर्म को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। स्थापत्य अवशेष। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में निष्पादित इस अवधि का सबसे बड़ा स्मारक पटना में आधुनिक कुम्हरार, पालीपुत्र में पुराना महल था। उत्खनन से महल के अवशेषों का पता चला है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कई इमारतों का एक समूह था। नमे से सबसे महत्वपूर्ण लकड़ियों के एक उच्च आधार पर समर्थित एक विशाल खंभों वाला हॉल था। स्तंभों को नियमित पंक्तियों में स्थापित किया गया था। इस प्रकार हॉल को कई छोटे वर्गखंडों में विभाजित किया गया था। स्तंभों की संख्या 80 है, प्रत्येक लगभग 7 मीटर ऊंचा है। मैग्स्थनीज के प्रत्यक्षदर्शी खाते के अनुसार महल मुख्य रूप से लकड़ी से बना था और इसे सुसा और एकबटाना के महलों की भव्यता से अधिक माना जाता था। इसके सोने की लताएं और चांदी के पक्षियों से सजाए गए सोने के खंभे थे। इमारतें एक विस्तृत पार्क में खड़ी थीं जो मछली के तालाबों से जड़ी थी और कई प्रकार के सजावटी पेड़ों और झाड़ियों से सुसज्जित थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस काल के महल निर्माण की विधि बताता है। बाद में पत्थर के खंभों के टुकड़े, जिनमें से एक लगभग पूर्ण था, उनके गोल टेपिंग शाफ्ट और चिकनी पॉलिश के साथ संकेत मिलता है कि अशोक पत्थर के स्तंभों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने पहले लकड़ी के स्तंभों को बदल दिया था। अशोक
का काल के दौरान पत्थर का काम एक अत्यधिक विविध क्रम का था और इसमें ऊंचे मुक्त खड़े खंभे, स्तूपों की रेलिंग, शेर सिंहासन और अन्य विशाल आंकड़े शामिल थे। इस समय के दौरान पत्थर का उपयोग इतनी महानता तक पहुंच गया था कि पत्थर की कला के छोटे टुकड़ों को भी ठीक तामचीनी के समान एक उच्च चमकदार पॉलिश दी गई थी। इस अवधि ने वास्तुकला के बौद्ध स्कूल की शुरुआत को चिन्हित किया। अशोक कई स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, जो बड़े गुंबद और बुद्ध के प्रतीक थे। सबसे महत्वपूर्ण सांची, भरहुत, अमरावती, बोधगया और नागार्जुनकोंडा में स्थित हैं। मौर्य वास्तुकला का सबसे व्यापक उदाहरण अशोक स्तंभ और अशोक के नक्काशीदार शिलालेख हैं, जिन्हें अक्सर उत्कृष्ट रूप से सजाया जाता है, जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 40 से अधिक फैले हुए हैं। मौर्यों का एक वंशवादी प्रतीक था, जैसा कि नंदनगढ़ और सांची स्तूप में अशोक के स्तंभों द्वारा दर्शाया गया है। प्राकृतिक इतिहास। मौर्य वंश के समय तक भारत में जानवरों के संरक्षण की वकालत की गई थी। भारत में एक एकीकृत राजनीतिक इकाई प्रदान करने वाला पहला साम्राज्य होने के नाते मौर्यों का वनों, उनके निवासियों और सामान्य रूप से जीवों के प्रति दृष्टिकोण रुचि का है। मौर्यों ने सबसे पहले वनों को संसाधन के रूप में देखा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वन उत्पाद हाथी था। उस समय सैन्य शक्ति न केवल घोड़ों और पुरुषों पर बल्कि युद्ध हाथियों पर भी निर्भर थी। इन्होंने सिकंदर के पूर्व सेनापतियों में से एक, सेल्यूकस की हार में भूमिका निभाई। मौर्यों ने हाथियों की आपूर्ति को संरक्षित करने की मांग की क्योंकि यह सस्ता था और जंगल हाथियों को पकड़ने, वश में करने और उन्हें पालने में कम समय लगता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न केवल प्राचीन राज्य कला पर कहावतें हैं, बल्कि हाथी वनों के रक्षक जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है। मौर्यों ने लकड़ी की आपूर्ति के साथ साथ शेरों और बाघों की खाल के लिए अलग अलग जंगलों को भी नामित किया। अन्य जगहों पर जानवरों के रक्षक ने भी चोरों, बाघों और अन्य शिकारियों को खत्म करने के लिए काम किया ताकि मवेशियों को चराने के लिए जंगल को सुरक्षित किया जा सके। मौर्यों ने कुछ वन क्षेत्रों को रणनीतिक या आर्थिक दृष्टि से महत्व दिया और उन पर प्रतिबंध और नियंत्रण उपायों का स्थापना की। वे सभी वन जनजातियों को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे और उन्हें रिश्वत और राजनीतिक अधीनता से नियंत्रित करते थे। उन्होंने उनमें से कुछ, भोजन संग्रहकर्ता या आरण्यका को सीमाओं की रक्षा करने और जानवरों को फंसाने के लिए नियुक्त किया। कभी कभी तनावपूर्ण और संघर्षग्रस्त संबंधों ने मौर्यों को अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में सक्षम बनाया। जब अशोक ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसने अपनी शासन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसमें जीवों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल था, और यहाँ तक शाही शिकार को भी छोड़ दिया। वह इतिहास में पहले शासक थे जिन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण के उपायों की वकालत की और यहाँ तक पत्थर के शिलालेखों में नियम भी अंकित थे। शिलालेखों में घोषणा की गई है कि कई लोगों ने जानवरों के वध को छोड़ने में राजा के उदाहरण का अनुसरण किया। हालांकि अशोक के शिलालेख वास्तविक घटनाओं की तुलना में शासकों की इच्छा को अधिक दर्शाते हैं। शाही शिकार के संरक्षण में हिरणों के शिकार के लिए 100 पौंड सिक्कों के जुर्माने का उल्लेख यह दर्शाता है कि नियम तोड़ने वाले मौजूद थे। कानूनी प्रतिबंध आम लोगों द्वारा शिकार, कटाई, मछली पकड़ने और जंगलों में आग लगाने में स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रथाओं के विपरीत हैं।